So, very good afternoon. Today, our topic is health and safety management system. और एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा अराइज होता है जिसे हम लोग बहुत बेसिक फंडामेंटल से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि सेफ्टी को क्यों करना चाहिए, वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के क्या रीजन है। ये बहुत बेसिक फन टाइम्स में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इसके रिगार्डिंग। कुछ डेटाबेस है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को हम अपने वर्क प्लेस पे क्यों मैनेज करें, वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी एट अवर वर्क प्लेस। कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, देयर आर सम प्रॉब्लम्स, बिग प्रॉब्लम्स एट वर्क प्लेस पे बहुत सी कुछ इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, चाहे कोई ऑयल एंड गैस की रिफाइनरी हो, रिग हो, या कोई प्लांट हो, तो हर जगह पर देखा गया तो हमारे वर्ल्ड वाइड हेल्थ एंड सेफ्टी को सुपरवाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, डेटाबेस को, उसके स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का बहुत बड़ा रोल है। और आईएलओ जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ डेटा रिलीज किया, यानी कुछ इंफॉर्मेशन दी रिसर्च और सर्वे के बाद, और बताया कि 2.3 million women and men around the world exposed to work related accidents or diseases every year. 2.3 million, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख, तो लगभग 20 लाख, 25 लाख लोग, 23 लाख लोग हर साल, विमेन और मेन को मिला करके हर साल वो एक्सपोज होते हैं वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट या डिजीज में। वर्क रिलेटेड, वो पर्सनल लाइफ में कोई एक्सीडेंट होता हो तो वो अलग चीज है रोड के ऊपर, लेकिन काम से रिलेटेड सिर्फ डेटाबेस दे रहे हैं कि 2.3 मिलियन लोग, जो उसमें आदमी और औरत दोनों लोग हैं, और वो एक्सपोज होते हैं हर साल वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स और डिजीजेज में। ये ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटाबेस बता रहे हैं। फिर कहा कि जब इतने लोग इसके कांटेक्ट में आते हैं, एक्सपोज होते हैं वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और डिजीज में, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ओवर 6,000 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन एवरी सिंगल डे। वर्ल्ड वाइड सिर्फ काम की वजह से 6,000 लोगों की डेथ हो जाती है। कितना बड़ा डेटा बताया उन्होंने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो इसीलिए कहा कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना और वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इतना बड़ा जो डेटाबेस है, इतना बड़ा जो ग्राफ है, इसको कम किया जा सके समहाउ। फिर उसके बाद में कहा देयर आर 340 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड 160 मिलियन ऑक्यूपेशनल डिजीजेज रिकॉर्डेड एवरी ईयर। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट ने बताया कि लगभग 340 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, यानी इतने नंबर्स, ये ऊपर जो बता रहे थे कि इतने आदमी और औरत के साथ दुर्घटना होती है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट या इंसिडेंट। तो 340 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड 160 मिलियन ऑक्यूपेशनल डिजीजेज रिकॉर्डेड ईच ईयर। वर्क प्लेस के ऊपर लगभग 340 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट होते हैं, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो इनटू 10 अगर कर दिया जाए इसको, तो ये 3040 लाख ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट, एंड इसी तरीके से लगभग 1600 मिलियन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट या डिजीजेस हर साल रिपोर्ट होते हैं। ये वर्ल्ड वाइड का डेटा है। फिर अराउंड 7 लाख पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू हजार्डस सब्सटेंसेस। 7 लाख लोग हर साल दुनिया में हजार्डस सब्सटेंस की वजह से मर जाते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा एक विटनेस है हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटल एक्सीडेंट का। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा डेथ होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं वर्ल्ड वाइड, यानी 2.3 मिलियन वुमेन और मेन एवरी ईयर इसके कांटेक्ट में आते हैं, एक्सीडेंट डिजीज के कांटेक्ट में आते हैं। 6,000 डेथ्स हो जाती हैं एवरी सिंगल डे में वर्ल्ड वाइड, है ना। तो इतने 340 मिलियन नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, डिजीजेस रिकॉर्ड होते हैं वर्ल्ड वाइड। 7 लाख लोग एवरी ईयर जो है वो ड्यू टू हजार्डस सब्सटेंस की वजह से मर जाते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। रीजन वाइज भी यहाँ पर बताया कि भाई ऑल रीजन्स की फर्टिलिटीज और डेथ बताया कि
मार्केट इकोनॉमीज है या फॉर्मली सोशलिस्ट इकोनॉमीज इन यूरोप है या इंडिया में है या चाइना में है, फर्टिलिटीज यानी डेथ कितनी होती है, वर्ल्ड वाइड वर्क प्लेस फर्टिलिटीज, काम से रिलेटेड। तो ये डेटाबेस जो उन्होंने दिया था, इंडिया में 3 यानी 36,740 डेथ्स एवरी ईयर होती है इंडिया के अंदर। फिर बताया था वर्क रिलेटेड डिजीजेस के बारे में भी डेटाबेस बताया था। तो यानी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत बड़ी है। कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और इस प्रॉब्लम्स को वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हम लोगों ने हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट किया, वर्क प्लेस के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया, फोर्सफुली उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया। तो क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए? क्योंकि दुनिया की वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाता है तो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है। एक्सीडेंट, इंजरीज को लेकर के, डिजीज को लेकर के वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है। तो 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोगों को हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए, जिससे पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक तो मॉरल रीजन होता है। तो मॉरल रीजन रिलेट्स टू द मॉरल ड्यूटी दैट वन पर्सन हैज टू अनदर। मॉरल रीजन किससे रिलेट करता है? मॉरल ड्यूटीज से करता है। आपकी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज हैं, हमारी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज हैं। हम किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो हमारे काम की वजह से किसी दूसरे को कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, हमको भी चोट न लगे, हमारे किसी साथ में काम करने वाले कलीग्स को भी कोई डिजीज या चोट ना लगे। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल ड्यूटीज है। तो मॉरल रीजन फॉर मेंटेनिंग द गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस रिलेट्स टू द मॉरल रीजन, मॉरल ड्यूटीज that one person has to another. When health and safety is not managed properly, people get killed, injured in a gruesome way, or sometimes they suffer with terrible diseases. अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं किया जाता है वर्क प्लेस में तो बहुत सी डिजीजेज होती हैं, घातक चोट लगती हैं, जिसका प्रभाव सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, बल्कि उसके परिवार पे पड़ता है, उसके कलीग्स पे पड़ता है, उसकी सोसाइटी पे पड़ता है ना। तो सोसाइटी इस चीज को कंसीडर मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं करती है कि ये अच्छी चीज नहीं है। हम और आप एक लेबर को बुला के लेके आए, जान रहे हैं वहां पर खतरा है, फिर भी उसको हम भेज रहे हैं, तो ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है कि हजार्डस जगह पर आपने क्यों भेजा, उसको चोट लगी। तो पहला तो मॉरल रीजन होता है जिसकी वजह से इंसान, व्यक्ति है, इंसान है तो इंसान की तरह बिहेव करे। तो अच्छा यही है कि लोगों को सेव करे, अपने काम को सेव करे और किसी को चोट ना लगने दे। दूसरा रीजन होता है कि फाइनेंशियल रीजन, चूंकि लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, स्वभाव अलग होता है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं इससे हमसे मतलब नहीं है, हमारा काम करने आए हैं, आप काम करिए, बीमार हो जाए, चोट लग जाए, इससे हमसे मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, केयर करते हैं कि भाई हमारे बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, फैमिली को सपोर्ट करता है, चोट लग जाएगी कैसे काम करेगा, तो ये मॉरल रीजन में आता है, मॉरल ड्यूटीज में। दूसरा फाइनेंशियल रीजन होता है फॉर मेंटेनिंग द गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो फाइनेंशियल रीजन में क्या होता है कि जब भी वर्क प्लेस पे हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं करते हैं तो एक्सीडेंट होता है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। जितने भी, चाहे छोटा एक्सीडेंट होगा उसका भी कुछ खर्चा आएगा, चाहे बड़ा एक्सीडेंट होगा तो उसका भी खर्चा आएगा। उस एक्सीडेंट के कॉस्ट को हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के फॉर्म में देखते हैं, आगे हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे। तो when an accidents occur, there are some cost in form of direct as well as indirect incurred on the employer. जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट के फॉर्म में हमारे जो एम्प्लॉयर होते हैं, मालिक होते हैं, उनके ऊपर वो कॉस्ट इनकर्ड हो जाती है, चढ़ जाती है। इनकर्ड मतलब चढ़ जाना, है ना। तो फाइनेंशियल रीजन की वजह से भी हम लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट नहीं होगा तो पैसे का नुकसान नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा तो पैसे का नुकसान होगा। तो फाइनेंशियल रीजन की वजह से नुकसान को बचाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने साइड पे कि पूरी तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो किया जाए, जिसकी वजह से पैसे का नुकसान ना हो। और तीसरा रीजन होता है लीगल रीजन। लीगल रीजन रिलेट्स किस चीज से करता है? लीगल रीजन रिलेट्स टू द लीगल फ्रेमवर्क। हाँ, हेलो, कुछ जो भी, जिस भी कंट्री में हमारी साइट है, इंडस्ट्री है, वहाँ के कुछ नेशनल लॉज होते हैं, कुछ कंट्री के अपने लॉज होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लॉज होते हैं। और जिस कंट्री में भी हम काम कर रहे हैं, कंपनी स्टेबल किए हुए, लगाए हुए हैं, तो उसके भी रूल्स को हमको, कंट्री के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है और इंटरनेशनल लॉज को भी फॉलो करना पड़ता है, इंटरनेशनल कानून को भी फॉलो करना पड़ता है। तो लीगल रीजन क्या होता है कि कानून का पालन करवाना। लीगल रीजन में जैसे कहा कि मालिक, फैक्ट्री एक्ट 1948 अमेंडमेंट 87 में कहा गया
कि मालिक की जिम्मेदारी है कि वो सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे, मालिक की जिम्मेदारी है कि पीपीईज प्रोवाइड करे, मालिक की जिम्मेदारी है कि वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, मालिक की जिम्मेदारी है कि वो सुपरविजन मेंटेन करे, मालिक की जिम्मेदारी है कि वो रिस्क असेसमेंट के थ्रू सारे हजार्ड्स को कंट्रोल फॉर्म में रखे। तो ये सारी चीजें मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लॉज के अंदर, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। और अगर कोई फॉलो नहीं करता है कोई कंपनी, या ऐसी कोई गिल्टी पाया जाता है कि इसने फॉलो नहीं किया है, तो उसके खिलाफ मुकदमा चल सकता है, वो जेल जा सकता है, उसके मालिक को फाइन भरना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो इसमें कई कंडीशंस आती हैं कि उसमें एक तो होता है सिविल डिस्प्यूट प्रोसीडिंग्स होता है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं। सिविल डिस्प्यूट्स में होता है कि किसी ने अगर सैलरी नहीं दिया है तो वो डिस्प्यूट सिविल डिस्प्यूट कहलाएगा, है ना। कंपनसेशन नहीं दिया है तो सिविल डिस्प्यूट कहलाएगा। अगर ये चीज पाई गई कि कोई वर्कर ऊंचाई से गिर गया था और मालिक की लापरवाही से ऐसा हुआ है कि वहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं करवाया था, तो मालिक की जिम्मेदारी थी कि वहां पर अच्छे तरीके से फॉलो करवाए, उसने नहीं करवाया था, इस वजह से वर्कर गिरा है, तो ये जो है ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी। तो पहले तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, प्रोसिक्यूशन होगा उसका। जब प्रोसिक्यूशन होगा तो प्रोसिक्यूशन में जब ये साबित हो जाएगा कि मालिक की गलती है कि नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में उसके थ्रू ही जैसे भी जिस तरीके का जिस लेवल का गिल्टी पाया जाएगा, अपराध पाया जाएगा, उस लेवल्स के हिसाब से उनको पनिशमेंट भी हो सकता है। द एम्प्लॉयर कैन बी सेंट बैक टू द बार, उसको जेल भी हो सकती है, मालिक को फाइन भी लगाया जा सकता है, या ये फाइन और जेल दोनों हो सकती हैं। ठीक है ना। तो 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस पे हम लोग फॉलो करते हैं। मॉरल रीजन होता है, फाइनेंशियल रीजन होता है और लीगल रीजन होता है। ये 3 रीजन होते हैं। अनीश, बात समझ में आ रही है? गुड, मूव अहेड। तो 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को वर्क प्लेस पे मैनेज करते हैं। ये मॉरल रीजन होता है, फाइनेंशियल रीजन होता है और हमारा लीगल रीजन होता है। आगे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को देखते हैं। जो फाइनेंशियल रीजन हमने बताया था कि जो फाइनेंशियल रीजन होता है उसमें क्या होता है कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो नुकसान होता है। नुकसान कैसा होता है, उस नुकसान को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ एन इंसिडेंट इनकर्ड एन अनइंश्योर्ड कॉस्ट। अब देखिए इंसिडेंट लिखा है तो इंसिडेंट में सभी आ जाएगा, है ना। वो माइनर एक्सीडेंट भी हो जाएगा, डैमेज ओनली एक्सीडेंट है, या इंजरी टाइप एक्सीडेंट है, या मेजर एक्सीडेंट कोई भी और भी अदर है, डैमेज ऑफ प्रॉपर्टीज में है। तो टुडे द बिजनेस सिनेरियो इज चेंजिंग। आजकल का जो बिजनेस है उसके जो सिनेरियो है, जो उसके तरीके हैं वो चेंज हो रहे हैं। एंड इफ अ बिजनेस इज नॉट एबल टू मेक प्रॉफिट ईयर्स ऑन ईयर्स, देन इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन इट। बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं बनाएगा तो उसका तो सरवाइव करना ही मुश्किल है। अब हम जिस कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, वो भी तो बिजनेस ही कर रहा है ना, उसका मालिक, उसकी कंपनी है। तो कहा एक्सीडेंट कॉस्ट मनी, जितने भी दुर्घटनाएं होती हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं। एंड बिजनेस रियलाइजेस दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड टू मिनिमाइज कॉस्ट, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्सीडेंट इधर नीड टू बी टोटली एलिमिनेटेड और एटलीस्ट मिनिमाइज एज फॉर एज पॉसिबल। बिजनेस की सोच क्या होती है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो और कॉस्ट को मिनिमाइज करो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो यानी प्रॉफिट को बढ़ाओ, और जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, उसको कम करो। ठीक है ना। अच्छा, जो कॉस्ट होती है जो एक्सीडेंट से एसोसिएटेड होती है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उससे कुछ कॉस्ट जुड़ती है ना, एसोसिएटेड होती है, तो उसको टोटली इलिमिनेट करो या तो उसको कम करो एज फॉर एज पॉसिबल, जितना कम हो सके उतना कम करो। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड as to what are the cost associated with the accident। आप समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की कॉस्ट है जो कि एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है। कौन कौन सी कॉस्ट होती है बताया। द थियरी ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट कैन बी क्लोजली एसोसिएटेड विद द फ्लोटिंग आइसबर्ग। जो कॉस्ट की थियरी है, किसी एक्सीडेंट की जो कॉस्टिंग की थियरी है, उसको एक तैरते हुए बर्फ के चट्टान की तरह समझा जा सकता है। वही चट्टान आइसबर्ग, वैसे ही चट्टान जैसे टाइटेनिक का जहाज जिस बर्फ की चट्टान में टकरा गया था, है ना। उस टाइम रडार सिस्टम तो बहुत अच्छा था नहीं, तो देखना मुश्किल होता था आगे धुंध में क्या है। तो वैसे ही फ्लोटिंग आइसबर्ग का एक एग्जांपल लेकर के इस थियरी को समझा जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कॉस्ट क्या है, खर्चे क्या है। सो व्हाट वी सी अबव द ओशन लेवल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फोटो के अंदर, यहाँ पर एक आइसबर्ग है, चट्टान है बर्फ।
ये समंदर में चट्टान तैर रही है बर्फ की, कहीं से कोई ग्लेशियर से टूट के हिस्सा निकल आया। तो इसका एक ऊपर का पार्ट जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे जो समंदर के अंदर का पार्ट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इसी के बारे में यहां पर कहा उसने कि what we see above the ocean level is only 1/10 of the mass of the iceberg। जो ऊपर हम लोग का दिखाई देता है वो नीचे के 10वें का एक हिस्सा ऊपर सिर्फ दिखाई देता है, 1/10 of the mass of iceberg, while the 9/10 of the mass is hidden below the water। उसका 9वां हिस्सा जो होता है, 9% जो होता है वो नीचे छिपा होता है, सिर्फ 1% ही ऊपर हम लोग आइसबर्ग का देखा करते हैं इसी में। In the same way, we associate the cost of accident only to cost of hospitalization and compensation payment, which can be easily measured. This is also known as the direct cost। उसी तरीके से एक्सीडेंट के कॉस्ट को भी हम लोग उसी तरीके से देखते हैं, उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इन द सेम वे, क्या कहते हैं कि अगर एक्सीडेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सीडेंट जब हो जाएगा तो उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट आएगा, और उसको थोड़ा सा मुआवजा दे देंगे, कंपनसेशन दे देंगे, बस इतना ही देखेंगे। तो लोग भी, एम्प्लॉयर भी इतना ही देखते हैं, उनको भी इतना ही दिखाई दिया करता है कि हॉस्पिटलाइजेशन और कंपनसेशन, ये दो ही कॉस्ट उनको दिखाई देती है कि जब कोई दुर्घटना होगी, किसी का हार्ट टूट जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करा देंगे, उसका जो भी खर्चा आएगा वो हम दे देंगे, और जो कंपनसेशन, इसका मुआवजा होगा उसको हम थोड़ा सा दे देंगे, उस बात खत्म हो जाएगी। इतना ही देखा करते हैं जितना कि ऊपर वो दिख रहा है। फिर कहते हैं दिस इज ऑल्सो नोन एज द डायरेक्ट कॉस्ट, बट द मेजोरिटी ऑफ द कॉस्ट इज हिडन लाइक द आइसबर्ग। लेकिन जो एक्सीडेंट की जो मेजोरिटी ऑफ द कॉस्ट है वो हिडन है, जैसा कि आइसबर्ग का 9वां हिस्सा, 9th पोर्शन जो है ना वो छिपा हुआ है, उसी तरीके से वहां पर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी छिपी हुई है उस एक्सीडेंट की, जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, और वो हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है ना। फिर कहा जो हिडन कॉस्ट है लाइक द आइसबर्ग कैन बी मैनी टाइम्स द डायरेक्ट कॉस्ट, दीज कॉस्ट आर नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो छिपी हुई कॉस्ट और भी जिसे हम लोग नहीं देख रहे हैं, जिसको नॉन कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं देख पाता है, उसको जो है इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, जैसा कि आइसबर्ग में नीचे का पोजीशन है। तो लेट अस नाउ डिफाइन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को समझने के लिए हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ द सेम। इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्ट कॉस्ट कुछ चढ़ती है जो हम लोग को दिखाई दे रही है। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट में क्या दिखाई दे रही है, these measurable costs arising directly from the accident, examples of these direct costs are। जब भी एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट की वजह से डायरेक्टली एक कॉस्ट हम लोग के ऊपर कंपनी की जेब पे आती है, पॉकेट पे आती है। वो क्या आती है कि डायरेक्ट कॉस्ट आती है, उसको वर्कर्स को फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट फट से देना पड़ता है। तो फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट फ्री में तो होता नहीं, थोड़ा सा पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए। भाई अगर कुछ नहीं है तो टेडवैक का इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा उसको, तो टेडवैक लगवाएंगे, उसको बैंडेज करेंगे, कुछ क्रीम लगाएंगे, एक बंदा उसके लिए हायर कर रखा है, उसको सैलरी देते हैं, तो ये फर्स्ट एड की कॉस्ट आएगी। फिर अगर वो चोट लग गई है और वो काम करने के लिए असमर्थ हो गया है तो सिक पे चला जाएगा, छुट्टी ले लेगा, 3 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की, उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, तो ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। फिर अगर चोट ज्यादा है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, टूटी हुई हड्डी को ऑपरेट करवाना पड़ेगा, जुड़वाना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट आएगा, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। फिर कंपनसेशन पेबल टू द विक्टिम, अगर कोई टूट फूट है तो उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। फाइन्स इन द क्रिमिनल कोर्ट्स, अगर प्रोसिक्यूशन होता है, पाया जाता है कि गिल्टी है आपने और क्रिमिनल एक्टिविटी की है, उसको जानबूझ के आपकी वजह से वो गिरा है, पैर टूटा है, तो फाइन्स लगा सकती है, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज स्ट्रक्चर्स एंड प्लांट, अगर एक्सीडेंट किसी प्लांट या स्ट्रक्चर से हुआ है, अगर वो डैमेज हो गया है, टूट फूट हुई है, तो उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, उसको सही कराना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, मेंटेन करवाना पड़ेगा, तो रिपेयरिंग और रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी डैमेज ऑफ प्रोडक्ट की, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। लॉस्ट और द डैमेज प्रोडक्ट, भाई कुछ एक्सीडेंट हुआ तो कुछ प्रोडक्ट गायब ही हो गए, कुछ ऐसे थे जो डैमेज हो गए, खराब हो गए, तो उसको उसकी कॉस्ट आएगी। फिर लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम वेल वाइल डीलिंग विद द इंजरीज, अब कोई बंदे को जब चोट लगती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो अक्सर देखोगे अगर हल्की किसी की चोट लगी तो वर्कर्स बहाना ढूंढा करते हैं कि कैसे ही जल्दी से काम रुक जाए, बस वो फट से रुक जाएंगे।
तो लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम व्हाइल डिलेइंग विद द इंजरी। जैसे किसी को चोट लगती है, कुछ एक्सीडेंट होता है, सब काम छोड़ के जल्दी से भागते हैं। अब काम छोड़ के भागने वाले मजदूर ने अगर 50 मजदूरों ने 1 घंटे के लिए काम रोक दिया तो 50 घंटे का नुकसान हो गया। हम लोग साइट को हम लोग वर्क आवर्स में नापते हैं कि कितने घंटे काम चल रहे हैं। तो अगर 50 वर्कर रुके या 20 वर्कर भी 1 घंटे के लिए काम रोका किसी वजह से देखने दाखने में, तो 20 घंटे का नुकसान हो गया हमारा। ठीक है ना। तो लॉस्ट प्रोडक्शन टाइम्स व्हाइल डीलिंग विद द इंजरी। फिर बंदे को छोड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फर्स्ट एड लेके जाइए, फर्स्ट एड ऑफिस में जाइए, दूर बनी होती है, वहाँ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कराइए, नीड हो तो हॉस्पिटल लेके जाइए। तो ये नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ। उस समय को नुकसान को पूरा करने के लिए ओवर टाइम टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, जो समय का नुकसान हुआ है उसके लिए ओवर टाइम कराना पड़ेगा। अब ओवर टाइम मसलन 1 घंटे का ओवर टाइम अगर आप किसी वर्कर से करा रहे हैं तो उसको डबल वेजेस देना पड़ रहा है उस 1 घंटे की वजह से। 8 घंटे की शिफ्ट में तो फॉर एग्जाम्पल 500 देना पड़ रहा है, लेकिन 1 घंटा जो आपने ओवर टाइम करवाया उसके लिए 500 और देना पड़ेगा आपको। तो ओवर टाइम टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, जो जिस एक्सीडेंट की वजह से हमारा नुकसान समय का हुआ था, उस समय को पूरा करने के लिए ओवर टाइम कराना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए डबल वेजेस देने पड़ेंगे। फिर ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद द रिहेबिलिटेशन ऑफ द इंजर्ड वर्कर्स एंड देयर रिटर्न टू वर्क। भाई जब कोई वर्कर्स को चोट लग गई, अब वो हाथ से काम करने लायक नहीं है तो वो तो लेबर वाला काम नहीं कर पाएगा। हाँ, ऑफिस में कोई ऐसी जगह बिठाने वाला काम है, पैर टूटा है तो ऑफिस में आके बैठ सकता है। इसको हम लोग कहते हैं रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि एक रूल है कि अगर वर्कर साइड के ऊपर चोट लग गई है किसी वर्कर को, तो उसी उसी अवस्था में उसको आप निकाल नहीं सकते हैं, कंपनी निकाल नहीं सकती है, ये रूल है। उस वर्कर का ट्रीटमेंट कराइए, पूरा खर्चा उठाइए, दवा इलाज कराइए, उसको ठीक हो जाने दीजिए। काम पे लाना है तो उसको ऐसे काम पे लगाइए जहां पर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसको कराते रहिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको अपनी फील्ड में वापस लेके आइए और वो काम करने लगे पहले जैसा, ऐसे कोशिश करिए। इसी को हम लोग रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो कहा कि कॉस्ट, उसके साथ कुछ पैसे भी तो खर्च जुड़े होंगे ना, उसको स्पेशल कुछ जब सामान की आवश्यकता है या कुछ हमको मेडिसिन उसको एक्स्ट्रा देनी है, एक्सरसाइज कराना है थेरेपिस्ट के थ्रू, या वो पहले काम करके दे रहा था अच्छा, उसके साथ में अब बैठ के वो एसी वाले रूम में बैठा रहता है, कोई काम भी नहीं करता है, लेकिन बिठा करके उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं, तो इसकी भी तो कॉस्ट चढ़ रही है ना, नुकसान हो रहा है ना। तो दीज आर द डायरेक्ट कॉस्ट विच वी सी। मालिक भी इस चीज को देखता है, और ये बहुत ही ज्यादा नहीं होते हैं मालिक, बहुत फिल्थी रिच होते हैं, बहुत ही अमीर होते हैं, उनके लिए बहुत कॉस्ट इज नॉट गोइंग टू हिट हिम वेरी बैडली। इतने अमीर होते हैं कि ये सब 1-2 लाख की बात उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं एक्सीडेंट से एसोसिएटेड, जो दिखाई नहीं देती हैं, और जो दिखाई नहीं देती हैं उसकी वजह से कंपनी पे बड़ा नुकसान पड़ता है। ठीक है। और वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी हैं आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहली चीज होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, होती क्या है, दोज विच अराइजेस इनडायरेक्टली एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट। एक कॉस्ट जो डायरेक्ट एक्सीडेंट की वजह से अराइज हुई है, और एक कॉस्ट जो है जो इनडायरेक्ट वे में अराइज हुई है, डायरेक्टली अराइज नहीं हुई है, उसे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ऑफन डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई प्रिसाइसली एंड मे बी हार्ड टू आइडेंटिफाई। एग्जांपल्स ऑफ द इनडायरेक्ट कॉस्ट आर, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, एकदम सही सही कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है। तो कहा लॉस ऑफ स्टाफ फ्रॉम द प्रोडक्टिव ड्यूटीज इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, प्रिपेयर रिपोर्ट्स, अंडरटेक हॉस्पिटल विजिट, डील विद द रिलेटिव एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां का जो सीनियर स्टाफ होता है उसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि जाइए उस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करिए। इन्वेस्टिगेशन कभी छोटे लेवल का होता है, कभी महीना चलता है, तो कभी 2-2 महीने चलते हैं। तो उसमें स्टाफ जो प्रोडक्टिव ड्यूटी के बंदे हैं, जो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख की सैलरी लेकर के काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बैठ के वहां पर। फिर उसके बाद प्रिपेयर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे, फिर हॉस्पिटल को जाना पड़ेगा, वहां पर विजिट करना पड़ेगा सीनियर को, उनके जो चोट लगी है जिसको एक्सीडेंट हुआ उसके रिलेटिव से डील करना पड़ेगा। अगर वो कोर्ट में वो मामला चला गया है, प्रोसीडिंग्स हो रही है, तो वहां पर भी जाकर के बैठना पड़ेगा, कोर्ट में हियरिंग्स में जाना पड़ेगा। ये कौन सी कॉस्ट है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो कंपनी को बहुत ज्यादा हिट करती है। फिर लॉस ऑफ स्टाफ मोरल। एक तो होता है कि एक होता है मोरल, एक होता है मोराले, है ना।
तो दोनों में अंतर होता है। मोरल का मतलब होता है, तो दोनों में होता है, लिखने में थोड़ा सा सेम अलग होता है। एक तो होता है मोरल का मतलब नैतिक जिम्मेदारी, और एक मोरल होता है जिसमें ये MORALE लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि क्षमता ब्रेन की, है ना। तो जैसे कुछ होता है ना कि डाउन हो जाती, मोरल डाउन हो जाना, तो हमारी जो स्थिति है ब्रेन की उसमें कुछ कंसंट्रेशन में कमी आ जाना, तो लॉस ऑफ स्टाफ मोरल, है ना। मॉरल एक होता है, मॉरल एक होता है मोरल, तो ये मोरल है। मोरल डाउन हो जाना मतलब हमारा ध्यान जो है वो अब उस तरीके से ना रह करके और रिशिफ्ट हो जाना, रिकंसंट्रेट हो जाना। तो कहा कि लॉस ऑफ स्टाफ मोरल, मोरल का डाउन हो जाना, जब किसी व्यक्ति का जो स्वभाव है बहुत इंथुजियास्टिक है, उत्साह के साथ काम कर रहा था और अचानक उसका उत्साह कम हो जाए, मोरल डाउन हो जाए। किसी को एक्सीडेंट होते हुए हाथ कटते हुए देख लीजिए तो डर आ जाएगा ना, तो हमारा भी काम मशीन पे बहुत धीरे धीरे करने लगेंगे। इसी को लॉस ऑफ स्टाफ मोरल, एक्सीडेंट जब होता है तो स्टाफ का मोरल डाउन हो जाता है ना। मॉरल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, नैतिक, मोरल मतलब हमारे स्टेजेस ऑफ द बिहेवियर। विच इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, जब हमारा मोरल डाउन हो जाता है, जब हमारे ऊपर ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन देख लेते हैं, ऐसा एक्सीडेंट देख लेते हैं, तो हमारे जो है क्या होता है कि जैसे ही मोरल डाउन होगा तो इसका इसका प्रभाव हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे पड़ेगा। तो अब हम प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जैसे 10 बॉक्स हम सेलफोन असेंबल कर रहे थे, मशीन में हाथ करते हुए देख लिया आप 5 ही कर पा रहे हैं, बहुत सेफ सेफ करने लगे हैं। फिर क्वालिटी भी डिग्रेड हो गई है, अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ रेमेडियल एक्शन फॉलोइंग एन इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेट पूरा हो जाता है तो उसमें उस हजार्ड की वजह से, जिस रीजन की वजह से, रूट कॉज की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, उसको हमको सही करना पड़ेगा, तो उसकी रेमेडियल एक्शन लगाना पड़ेगा ना, कंट्रोल मेजर लगाना पड़ेगा।